गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था अकाउंटिंग इक्वेशन और हमने इलिस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कंप्लीट किया था। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इलिस्ट्रेशन हमने कंप्लीट की थी। वो मैंने होमवर्क में भी दी थी आपको। होमवर्क कंप्लीट हो गया आप लोगों का? यस सर। सॉरी, सेकंड इलिस्ट्रेशन तक हमने किया था, थर्ड हम आज करेंगे। Illustration number third on page number 6.6. On page number 6.6. पहले इस क्वेश्चन में मैं कुछ करेक्शन करा दूं आप लोगों को। इलिस्ट्रेशन नंबर थर्ड का जो लास्ट पॉइंट है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग रुपीज 10,000 एंड ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग रुपीज 15,000 बोथ एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। बोथ एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। यहाँ पर क्वेश्चन में ये स्पेसिफाई नहीं कर रखा कि जो प्रॉफिट है 20% का, ये किसके ऊपर है? ये कॉस्ट के ऊपर है या ये सेल्स के ऊपर है? नॉर्मली प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट करते हो? कॉस्ट प्राइस के ऊपर या सेल प्राइस के ऊपर? मैथमेटिक्स पढ़ के आ रहे हो 10 तक, बोलो, आंसर करो। कॉस्ट प्राइस के ऊपर। वरुण एंड वंश, योर आंसर? मैंने पूछा कि अगर मान लो हम एक पेन परचेज करके लेके आए 20 रुपीज़ का और हमने उसको सेल कर दिया 30 रुपीज़ में, 30 रुपीज़ में, या सेल प्राइस छोड़ो, सेल प्राइस में आपको नहीं बता रहा, हमने ये पेन 20 रुपीज़ का परचेज किया था और हम इसको 20% प्रॉफिट पे सेल आउट करेंगे, तो प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट होता है नॉर्मली? कॉस्ट प्राइस के ऊपर या सेल प्राइस के ऊपर? कॉस्ट प्राइस के ऊपर। कॉस्ट के ऊपर होता है। ये पढ़ा है मैथमेटिक्स के अंदर। मैथमेटिक्स में 10th क्लास तक ये पढ़ा है कि प्रॉफिट नॉर्मली कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है। आंसर इज रॉन्ग। प्रॉफिट नॉर्मली इन केस ऑफ साइलेंस हमेशा प्रॉफिट सेल प्राइस पे कैलकुलेट होता है। नॉर्मली प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड ऑन सेल्स। बेटा जब तक सेल्स ही नहीं करोगे प्रॉफिट कहां से होगा? सेल करोगे तभी तो प्रॉफिट होगा। यस और नो? 20 रुपीज का पेन अगर हम 25 रुपीज में सेल कर दें तो आप कहोगे सर 5 रुपीज पर पेन हमने जनरेट किए प्रॉफिट। यस और नो? 5 रुपीज पर पेन हमने प्रॉफिट अर्न किया। और अगर इसी प्रॉफिट को परसेंटेज में निकालना हो तो आप ये थोड़ी ना करते हो 5/20 इंटू 100 ये करते थे, या 5/25 इंटू 100 करते थे। मैथमेटिक्स याद करो अपनी 10 तक की। प्रॉफिट नॉर्मली हमेशा सेल प्राइस पे कैलकुलेट होता है। गुड्स को सेल आउट करोगे तभी तो प्रॉफिट होगा। परचेज करके गोडाउन में रख लोगे, वहाँ प्रॉफिट हो जाएगा क्या? जब तक सेल आउट नहीं करेंगे तब तक प्रॉफिट होने के कोई चांसेस नहीं है। तो यहाँ पर सी पॉइंट में आप लिखोगे सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग रुपीज 10,000 एंड ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग रुपीज 15,000 बोथ एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। यहाँ पे लिख लो ऑन कॉस्ट। ऑन कॉस्ट लिख लो यहाँ पर, ये प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है। सर नॉर्मली तो सेल के ऊपर होता है ना? हाँ, इन केस ऑफ साइलेंस हम हमेशा सेल पे लेते हैं, लेकिन ये ऑन कॉस्ट है। बुक में सॉल्यूशन उसके अकॉर्डिंग कर रखा है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आओ। नेक्स्ट पेज पे आओ और जो सॉल्यूशन है उसके जो वर्किंग नोट हैं, सॉल्यूशन के जो वर्किंग नोट हैं, वर्किंग नोट नंबर 1 में देखो
गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 10,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट, यहां भी लिखो ऑन कॉस्ट, और गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 15,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, यहां भी लिखो ऑन कॉस्ट। क्लियर है? करेक्शन कर लिए ये? यस सर। आप करते हैं हम क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में है आपका स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 1 लाख। हमको अकाउंटिंग इक्वेशन क्रिएट करनी है। क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन पढ़ लो। प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 1 लाख। तो अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट बनाओ, लिखोगे टाइटल में अकाउंटिंग इक्वेशन, और फिर आप लिखोगे असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। बिजनेस स्टार्ट किया कैश से, आपकी एंट्री नंबर है 1, पर्टिकुलर्स में लिखोगे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 1 लाख, ठीक है ना। असेट्स में आ गई आपकी कैश, कितने का आया 1 लाख रुपीज का, 1 लाख रुपीज का, और यहां पर आ गया कैपिटल 1 लाख रुपीज का। लाइबिलिटीज नो चेंज, लाइन ड्रॉ करोगे, इक्वेशन में हो गया आपका 1 लाख इज इक्वल टू 1 लाख प्लस 0। क्लियर है? यस सर। एंट्री नंबर सेकंड, ट्रांजैक्शन नंबर सेकंड, परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 एंड ऑन क्रेडिट 30,000। तो टोटल गुड्स कितने हो गए? टोटल गुड्स कितने हो गए बोलो? 50,000। वेरी गुड, टोटल गुड्स हो गए सर हमारे 50,000 के। तो असेट्स में आप लिखोगे, स्टॉक लिख लो या गुड्स लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम बात है। हमने 50,000 के तो स्टॉक यानी गुड्स रिसीव किए, फॉर कैश परचेज किए 20,000 के, तो माइनस 20,000, एंड ऑन क्रेडिट परचेज किए 30,000 के। तो आपके लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स जनरेट हो गए। न्यू इक्वेशन, वन लाख माइनस 20,000, 80,000 कैश, 50,000 के गुड्स और स्टॉक, 1 लाख कैपिटल एंड 30,000 के क्रेडिटर्स। क्लियर है? यस सर। ट्रांजैक्शन नंबर थर्ड, 10,000 की सोल्ड गुड्स फॉर कैश, हमने गुड्स कैश बेसिस पे सेल किए हैं फॉर कॉस्टिंग रुपीज 10,000, 10,000 की कॉस्ट के गुड्स हमने कैश बेसिस पे सेल किए, और 15,000 की कॉस्ट के गुड्स हमने क्रेडिट बेसिस पे सेल किए, बोथ एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट, बोथ एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट, बोथ एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट। मुझे बताओ 10,000 की कॉस्ट थी गुड्स की, क्लियर है ना? 10,000 की कॉस्ट थी, कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट है 20%। अब कॉस्ट प्राइस 10,000 है तो प्रॉफिट कितना होगा? 10,000 का 20%, यानी प्रॉफिट है 2,000 रुपीज। सेल कितने में किया? 12,000 रुपीज में। क्लियर है? यस सर। और 15,000 की कॉस्ट के गुड्स थे, 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, यानी 15,000 कॉस्ट है तो 15,000 का 20%, दैट इज 3,000 रुपीज। तो सेल प्राइस कम्स टू रुपीज 18,000। क्लियर?
Yes, sir. अब इसको इक्वेशन में डाल दो। हमने कैश बेसिस पे सेल किए 12,000, तो प्लस 12,000 कैश में ऐड कर दो, और क्रेडिट बेसिस पे सेल किए 18,000, तो आपके आ गए डेटर्स 18,000। गुड्स की कॉस्ट कितनी थी? 10 + 15 25,000। 25,000 स्टॉक में से लेस कर दिया, और प्रॉफिट कितना जनरेट किया हमने? 5,000, तो कैपिटल में ऐड कर दो 5,000। बोलो, समझ में आया? Yes, sir. फाइनल इक्वेशन कैलकुलेट कर लो, क्योंकि इसके बाद इस क्वेश्चन में और कोई ट्रांजैक्शन है नहीं। तो फाइनल इक्वेशन, ये हो गया आपका कैश 92,000, स्टॉक हो गया आपका 25,000, डेटर्स हो गए आपके 18,000, कैपिटल 1,05,000, क्लियर, और क्रेडिटर्स 30,000। टोटल लगाओ, लायबिलिटी साइड का टोटल होता है 1,35,000। ये टैली करा रहा हूँ मैं, ऐसे टोटल लगाते नहीं है यहाँ पर, बस टैली करा रहा हूँ कि इक्वेशन मैच कर रही है नहीं कर रही। और असेट साइड का ये तीन आइटम का टोटल 90 + 20 110 + 10 120, 128 + 5 132, 128 + 5 133 + 2 135, ये है 1,35,000। मैच हो रही है इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन। Yes, sir. हर लेवल पे देख लो, आप यहाँ चेक कर लो, आप यहाँ चेक कर लो, या फिर आप यहाँ चेक कर लो, आपकी इक्वेशन टैली होनी चाहिए। अगर टैली नहीं हो रही है किसी भी स्टेज पे, तो डेफिनेटली यू हैव कमिटेड अ मिस्टेक इन योर सॉल्यूशन। बोलो, इलिस्ट्रेशन नंबर 3 समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. जो करेक्शन मैंने बताया है वो क्वेश्चन में कर लेना, और नेक्स्ट टाइम ये गलती नहीं होनी चाहिए। जिन्होंने बोला था ना कि नॉर्मली प्रॉफिट कॉस्ट के ऊपर होता है, नॉर्मली प्रॉफिट हमेशा सेल प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट कभी भी इन केस ऑफ साइलेंस कॉस्ट के ऊपर कैलकुलेट नहीं करते। पेज नंबर आ जाओ 6.8, इलिस्ट्रेशन नंबर 4। Illustration number 4. Show the effect of the following transactions on assets, liabilities and capital through accounting equation. Accounting equation के थ्रू जो ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस क्वेश्चंस में दी हुई हैं, उनका असेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल के ऊपर इफेक्ट आपको शो करना है। तो आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है, सिंपल सी बात है। Assets is equal to capital plus liabilities। यहाँ पर आप पर्टिकुलर्स का कॉलम में और दे देता हूँ यहाँ पर, ताकि प्रॉपर क्वेश्चन हम करें। पर्टिकुलर्स, एग्जाम में आप पर्टिकुलर्स का भी कॉलम बनाओगे, ठीक है सर। पहली एंट्री है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1,20,000। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1,20,000। तो यहाँ पे लिखोगे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1,20,000, ₹1,20,000। तो मुझे बताओ, पर्टिकुलर्स का कॉलम रिमूव कर दूं? वो तो बना लोगे ना एग्जाम में। Yes, sir. तो ये है हमारी ट्रांजैक्शन नंबर ए।
इसके बेसिस पे हमारे पास कैश आ गया 1,20,000 का और हमारी कैपिटल हो गई 1,20,000। लायबिलिटीज नील। इक्वेशन लाइन ड्रॉ करोगे, फॉर्मेट फॉलो करना है आपको अच्छे से। इक्वेशन कैश है 1,20,000 और यहाँ पर कैपिटल 1,20,000, लायबिलिटीज नील। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है रेंट रिसीव्ड। रेंट रिसीव्ड अमाउंट 10,000, अमाउंट 10,000 कैश में ऐड होगा, रेंट रिसीव हुआ है 10,000 ऐड करोगे और बोलो सर रेंट हमारी इनकम है, रेंट रिसीव हुआ है तो इनकम हुई, इनकम हुई तो प्रॉफिट बढ़े, प्रॉफिट बढ़ा तो कैपिटल बढ़ी। बोलो समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ये रट्टाफिकेशन मत करना, ये सब चीजें समझने वाली हैं, रट्टाफिकेशन कुछ मत करना है यहाँ पर। न्यू इक्वेशन कैश हो गया आपका 1,30,000, कैपिटल हो गई आपकी 1,30,000 और लायबिलिटीज नील। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर सी, इन्वेस्टेड इन शेयर्स 50,000। शेयर्स एक जॉइंट स्टॉक कंपनी इश्यू करती है इन ऑर्डर टू रेज कैपिटल, इन ऑर्डर टू रेज कैपिटल या इन ऑर्डर टू रेज फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ इट्स फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स अ जॉइंट स्टॉक कंपनी issues shares to the public। ये आप पढ़ोगे 12th में। हालांकि 11th के अंदर आपके बिजनेस स्टडीज के अंदर एक चैप्टर है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, है ना? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है या नहीं है? सर पता नहीं, अभी तो देखे नहीं चैप्टर, सिलेबस में लेना। हाँ जी, तो ट्रांजैक्शन नंबर है सी, इन्वेस्टेड इन शेयर्स। आपका एक चैप्टर है बिजनेस स्टडीज के अंदर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वहां पे आप पढ़ोगे एक फॉर्म बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जॉइंट स्टॉक कंपनीज। तो वहां पे थोड़ी आपको एक ओवरव्यू मिलेगा बिजनेस स्टडीज के अंदर, और 12th अकाउंट्स के अंदर फिर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, इश्यू ऑफ शेयर्स वाया जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो अभी यहाँ पे केवल इतनी बात समझ लो, इन्वेस्टेड इन शेयर्स यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने 50,000 रुपीज एक जॉइंट स्टॉक कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किए, यानी हमने की है इन्वेस्टमेंट। सेकंड चैप्टर बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के अंदर मैंने आपको लास्ट टर्मिनोलॉजी पढ़ाई थी इन्वेस्टमेंट, जहां पे मैंने बताया था कि इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू डिप्लॉयमेंट ऑफ कैश इन द सिक्योरिटीज ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी लाइक शेयर्स, डिबेंचर्स एटसेट्रा। वहां पे मैंने आपको ये भी बताया था कि शेयर्स पे हमें एज एन इन्वेस्टर डिविडेंड रिसीव होते हैं और डिबेंचर्स के ऊपर हमें कंपनी से इंटरेस्ट रिसीव होता है। यस और नो? समझाया था ना? यस सर। तो बेटा 50,000 के इन्वेस्टमेंट लिए हैं तो कैश गया 50,000 और इन्वेस्टमेंट्स होती हैं हमारी असेट्स। तो इन्वेस्टमेंट में ऐड करोगे 50,000, इन्वेस्टमेंट में ऐड करोगे 50,000। अब यहां पर न्यू इक्वेशन, ये हो गया आपका 80,000 कैश रह गया, 50,000 की आपकी इन्वेस्टमेंट आ गई, कैपिटल है आपका 1,30,000 और लायबिलिटीज नील, लायबिलिटीज नील। नेक्स्ट है आपका रिसीव्ड डिविडेंड 5,000 आ गया ना डिविडेंड। अभी हमने रिसेंटली जो सी पॉइंट किया था उसमें हमने कंपनी के शेयर्स परचेज किए थे, इन्वेस्टमेंट की थी शेयर्स में। अब उस कंपनी को प्रॉफिट हुए होंगे और उसने प्रॉफिट का एक पार्ट शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो शेयर्स के ऊपर जो रिटर्न मिलता है हमें, जो इनकम होती है, उसको बोलते हैं डिविडेंड। डिविडेंड रिसीव किया
अगर डिविडेंड रिसीव किया, इनकम हुई 5000 रुपीज़ कैश आया, और इनकम से प्रॉफिट बढ़े तो ओनर का कैपिटल कंट्रीब्यूशन भी इंक्रीज हो गया 5000 रुपीज़ से। बोलो बात आ गई समझ में? यस सर। न्यू इक्वेशन, आपके 85,000 कैश, 50,000 इन्वेस्टमेंट, 1,35,000 कैपिटल एंड लायबिलिटीज नेट। नेक्स्ट है हमारा परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रागिनी 35,000। गुड्स हमने परचेज किए लेकिन कैश बेसिस पे नहीं, क्रेडिट बेसिस पे। तो एंट्री नंबर ई या ट्रांजैक्शन नंबर ई, गुड्स परचेज किए तो यहां पर गुड्स परचेज किए तो असेट्स में आप लिखोगे, असेट्स में आप लिखोगे यहां पर स्टॉक। क्या लिखोगे? स्टॉक। ठीक है ना? यस सर। अब स्टॉक के अंदर यहां पर आप ऐड करोगे, यहां पे आप ऐड करोगे 35,000 रुपीज। ठीक है? और क्योंकि ये क्रेडिट बेसिस पे परचेज किए हैं तो क्रेडिटर्स जनरेट हो गए 35,000 रुपीज के। आगे बात समझ में? यहां पर ये आपके आ गए क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स लायबिलिटीज होती हैं, सिखाया था मैंने सेकंड चैप्टर में। यस सर। यस। अब इसका इफेक्ट ले लो, न्यू इक्वेशन कैलकुलेट करो। न्यू इक्वेशन 85,000 रुपीज कैश, 50,000 इन्वेस्टमेंट, 35,000 स्टॉक या गुड्स बोल लो, एक ही बात है। कैपिटल 1,35,000 और 35,000 के क्रेडिटर्स। नेक्स्ट है आपका हमारा पेड कैश फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस 7,000। पेड कैश फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस 7,000। सर किसके हाउस होल्ड एक्सपेंसेस? ओनर के और किसके? ओनर के और किसके होंगे? तो एफ पॉइंट में आप क्या करोगे? 7,000 तो आपका कैश डाउन हो गया, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस की पेमेंट किया तो 7,000 कैश डाउन हो गया, और 7,000 क्योंकि आपकी ड्राइंग्स हो गई तो कैपिटल भी 7,000 से डाउन होंगी। बोलो क्लियर है? यस सर। न्यू इक्वेशन 85 माइनस 7 78,000, 50,000 इन्वेस्टमेंट, 35,000 गुड्स, 135 माइनस 7 1,28,000 कैपिटल एंड 35,000 के आपके क्रेडिटर्स। क्लियर? नेक्स्ट है आपका सोल गुड्स फॉर कैश। सोल गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 10,000, सेल किया 14,000 में। 10,000 की कॉस्ट के गुड्स आपने सेल किए तो गुड्स में से 10,000 माइनस कर लो। सेल कितने में किए? 14,000। कैश बेसिस या क्रेडिट बेसिस? कैश बेसिस। तो प्लस 14,000 प्लस 14,000। प्रॉफिट हुआ 4,000 का, कैपिटल इंक्रीज कर गई प्रॉफिट से। ठीक है ना? यस। इफेक्ट ले लो, 78 प्लस 14 92,000 प्लस 50,000 आपका इन्वेस्टमेंट, 25,000 गुड्स, 1,32,000 कैपिटल और 35,000 के क्रेडिटर्स। नेक्स्ट पॉइंट है कैश पेड टू रागिनी 35,000। हु वाज रागिनी इन द क्वेश्चन? रागिनी कौन थी क्वेश्चन के अंदर? वेरी गुड, ये चीजें याद रखनी पड़ेंगी आपको। एच पॉइंट 35,000 का पेमेंट किया तो 35,000 तो कैश डाउन हो गया,
और 35,000 से आपके क्रेडिटर्स डाउन हो गए जो कि रागिनी थी, बस। और क्या, न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन 92 माइनस 35, 57,000, 50,000 इन्वेस्टमेंट, 25,000 गुड्स, 1,32,000 कैपिटल और क्रेडिटर्स हो गए नील, पेमेंट कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है डिपॉजिटेड इनटू बैंक 20,000, 20,000 बैंक में डिपॉजिट किए। बैंक में क्या डिपॉजिट करते हैं हम? कैश डिपॉजिट करते हैं सर, कैश डिपॉजिट करते हैं। तो आई पॉइंट 20,000 कैश डिपॉजिट किया तो 20,000 तो कैश डाउन हो गया, हाँ सर। और असेट के अंदर ही जब हमारा कैश एट बैंक होगा, कैश एट बैंक होगा, तो यहां पे मैं लिखूंगा ना बैंक, बैंक में पैसा पड़ा हुआ है तो वो भी तो असेट ही है मेरी। कैश एट बैंक अगर पॉजिटिव बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट नहीं है, ओवरड्राफ्ट सिखाया था मैंने आप लोगों को, करंट अकाउंट वाली बात याद है? यस सर। हाँ, तो यहाँ पर ओवरड्राफ्ट तो नहीं है, यहाँ पर तो पॉजिटिव बैलेंस है बैंक में, 20,000 रुपये हमने बैंक में जमा कराए हैं। तो नाउ द ऑर्गेनाइजेशन हैज अ राइट टू डिमांड 20,000 फ्रॉम द बैंक एट एनी टाइम। एनी टाइम मतलब ये नहीं रात को 11 बजे डिमांड कर रहे हो बैंक से, वर्किंग आवर्स के अंदर। हाँ, अगर नाइट में पैसे चाहिए तो अपना डेबिट कार्ड यूज करो, एटीएम यूज करो, तो आप कर सकते हो, ठीक है ना? यस सर। 20,000 कैश यहां से निकला और बैंक में हमने ऐड कर दिए 20,000। कैपिटल साइड में कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसका। फाइनल इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन 57 माइनस 20, 37,000 प्लस 50 इन्वेस्टमेंट, 25 गुड्स और 20,000 कैश एट बैंक। इसका टोटल लगा लेके देख लेना। और 1,32,000 कैपिटल और लायबिलिटीज नील, इसका टोटल 132। और इसका टोटल लगा लो, 30 प्लस 50, 80 प्लस 20, 1,20,000, 127 प्लस 5, 1,32,000। मैच हो रहा है टोटल? यस सर। सर अगर ये मैच हो जाता है मतलब हमारा सॉल्यूशन सही है? नो, ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि सॉल्यूशन सही है। अगर मैंने ये कैश एट बैंक की जगह डेटर्स में लिख दिया तो भी तो गलत है। अगर मैंने 20,000 डेटर्स के कॉलम में लिख दिया तो भी तो टोटल सही आ जाएगा। तो आपको ये भी देखना है कि आपने ट्रांजैक्शन में आइटम कौन सा आइडेंटिफाई किया। डेटर्स को अगर स्टॉक में लिख दोगे या स्टॉक को डेटर्स में लिख दोगे तो है तो दोनों असेट ही। समझ में आ रही बात? यस सर। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इलिस्ट्रेशन नंबर 5, सेम पेज के ऊपर है। इलिस्ट्रेशन नंबर 5, ट्रांजैक्शन ऑफ मेसर्स विपिन ट्रेडर्स आर गिवन बिलो। विपिन ट्रेडर्स की ट्रांजैक्शंस गिवन है हमें क्वेश्चन में। शो द इफेक्ट ऑन असेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अगेन अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट बना लो। assets is equal to capital plus liabilities, capital plus liabilities. First transaction is started business with cash 1,25,000। बोलो कैश आया 1,25,000, क्लियर। और यहां पर
कैपिटल में 1,25,000, लायबिलिटीज नील, इक्वेशन 1,25,000 इज इक्वल टू 1,25,000 प्लस 0, ये हो गई आपकी इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स फॉर कैश 50,000 फॉर कैश परचेज किए हैं, तो कैश तो डाउन और स्टॉक अप, तो 50,000 से स्टॉक अप कर लोगे। कैपिटल साइड कोई इफेक्ट आएगा क्या? नहीं सर, यहां पे क्या इफेक्ट आएगा? तो न्यू इक्वेशन 125 माइनस 50 75,000 प्लस 50,000 का स्टॉक 1,25,000 के कैपिटल और लायबिलिटीज नील। क्लियर है? एंट्री नंबर 3, ट्रांजैक्शन नंबर 3, परचेज फर्नीचर फ्रॉम आरके फर्नीचर ऑन क्रेडिट। परचेज फर्नीचर फ्रॉम आरके फर्नीचर ऑन क्रेडिट। क्या ऊपर क्वेश्चन पढ़ने से ये हमें फीलिंग आई थी क्या कि विपिन ट्रेडर्स जो है वो फर्नीचर डीलर है? ऐसी कोई लाइन लिखी थी क्या ऊपर? नो सर, क्वेश्चन पूरा पढ़ लो, ध्यान रखना। अभी आप देख रहे हो कि जब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं तो मैं फर्स्ट पॉइंट पढ़ता हूं और सॉल्यूशन चालू कर देता हूं। मैं तो पता नहीं कब से पढ़ाता आ रहा हूं इस बुक को। इस बुक का मुझे आइडिया है कौन से क्वेश्चन में क्या चीज़ है। और दूसरी ऑथर की बात कर लो तो उनकी बुक्स का भी तो हमें तो आइडिया रहता है, क्योंकि हमें कई साल हो गए पढ़ाते हुए। एग्ज़ाम में आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, क्योंकि आप लोगों के लिए बिल्कुल नया सब्जेक्ट है। बेटा एक आदत बना लो, एग्ज़ाम में जब भी आप पेपर अटेम्प्ट करते हो, क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करते हो, हर क्वेश्चन को आपको 100% पहले पढ़ना है। पूरा क्वेश्चन पढ़े बिना सॉल्यूशन स्टार्ट नहीं करोगे। हो सकता है इस क्वेश्चन के एंड में जाके वो लिख दे कि विपिन ट्रेडर्स डील्स इन फर्नीचर, तो फिर फर्नीचर हमारे लिए क्या हो जाएंगे? गुड्स हो जाएंगे ना। अगर फर्नीचर में डील करता है तो गुड्स हो जाएंगे। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो उस केस के अंदर फर्नीचर हमारे लिए ऑलवेज क्या होंगे? असेट्स होंगे। यस और नो? यस सर। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ, क्वेश्चन में चेक कर लेना। फर्नीचर हमारी असेट है, फर्नीचर हमने परचेज की ऑन क्रेडिट 10,000। सर इससे क्या होगा? इससे हमारी लायबिलिटी भी रेज होगी। हम लिखेंगे यहाँ पर, ध्यान रखना, केवल क्रेडिटर्स नहीं लिख सकते आप। केवल क्रेडिटर्स का तो मतलब है पर्सन्स फ्रॉम हुम गुड्स हैव बीन परचेज्ड ऑन क्रेडिट। यस और नो पढ़ा था हमने सेकंड चैप्टर में। यहाँ पर क्रेडिटर्स फॉर फर्नीचर हैं, तो यहाँ पे आप लिखोगे क्रेडिटर्स फॉर फर्नीचर। सॉल्यूशन में भी ठीक कर लेना, क्रेडिटर्स फॉर फर्नीचर लिख लेना उसको। ठीक है ना? एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है जो आपकी कॉपीज चेक करते हैं उसके ऊपर, उसको पता लगता है कि बच्चे ने सब अच्छे से पढ़ रखा है। न्यू इक्वेशन बनाओ। आपके 75,000 कैश, 50,000 क्या था आपका स्टॉक, 10,000 आपका फर्नीचर, कैपिटल है आपकी 1,25,000 की, और 10,000 क्रेडिटर्स फॉर फर्नीचर। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट है आपका सोल्ड गुड्स टू पारुल ट्रेडर्स। 7,000 कॉस्ट 9,000 में सेल किए। 7,000 कॉस्ट 9,000 में सेल किए। सर ये क्या है? वाइड बिल नंबर 5674। जब हमने गुड्स सेल किए तो पारुल ट्रेडर्स को हमने इनवॉइस जनरेट करके दिया। सर यहाँ तो बिल लिखा है। बेटा जो सेलर होता है ना, सेलर, उसके लिए वो इनवॉइस होता है। जब वो क्रेडिट बेसिस पे गुड्स को सेल करता है तो जो वो डॉक्यूमेंट इशू करता है जिसपे वो सारी स्पेसिफिकेशन लिखता है कि कौन कौन से आइटम सेल किए, क्या रेट थे, टोटल अमाउंट कितना था, कितना ट्रेड डिस्काउंट दिया,
वो सब वो लिखेगा, जिस डॉक्यूमेंट के ऊपर वो सारी चीज़ें स्पेसिफाई करेगा उसको बोलते हैं इनवॉइस। सर इनवॉइस तो आपने पहले नहीं पढ़ाया। हाँ, हम एक चैप्टर पढ़ेंगे श्योर्स डॉक्यूमेंट्स, इन मंथ ऑफ जुलाई पढ़ेंगे श्योर्स डॉक्यूमेंट्स। वहाँ पर हम ये पढ़ेंगे इनवॉइस क्या होते हैं, बिल्स क्या होते हैं, कैश मेमोज क्या होते हैं, चेक्स क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को वहाँ पर पढ़ाऊँगा। ठीक है सर, अभी तो आप ये बताओ बिल कैसे हो गया। देखो बेटा, जो सेलर है, जो क्रेडिट बेसिस पे गुड्स सेल कर रहा है, वो जो परचेजर को डॉक्यूमेंट देता है सारी डिटेल्स लिख के कि आपसे इतना अमाउंट फिर फाइनली हमें ड्यू है, आप इतना हमें पेमेंट करोगे, उस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं इनवॉइस। सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको बोलते हैं इनवॉइस, और परचेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको बोलते हैं बिल। परचेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बोलेंगे, बिल। परचेजर क्या कहेगा, मुझे बिल मिल गया, और सेलर क्या कहेगा, मैंने इनवॉइस जनरेट करके दे दिया। बात आ गई समझ में? यस सर। लेकिन ध्यान रखना, इनवॉइस और बिल ये टर्मिनोलॉजी आप तभी यूज करोगे जब गुड्स को क्रेडिट बेसिस पे परचेज और सेल किया जा रहा है। अगर कैश बेसिस पे परचेज और सेल किया जा रहा है तो जो डॉक्यूमेंट जनरेट करके देते हैं, जैसे हम डी मार्ट में जाते हैं तो डिफरेंट आइटम्स हम परचेज करते हैं, तो जो वो बिल जनरेट करके हमें देते हैं उसको नॉर्मली बिल नहीं बोलते, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में उसको बोलते हैं कैश मेमो, क्योंकि डी मार्ट में हम क्रेडिट बेसिस पे गुड्स परचेज करने की फैसिलिटी वो हमें नहीं देते। क्लियर है ना? यस सर। तो बिल किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा है, परचेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमने गुड्स सेल किए पारुल ट्रेडर्स को, 7000 कॉस्ट थी, 9000 पे सेल किए। क्या ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ है कि ये गुड्स हमने कैश बेसिस पे सेल किए हुए हैं? ऐसा लिखा है क्या? फॉर कैश लिखा है? फॉर कैश लिखा है क्या? नहीं सर, फॉर कैश तो नहीं लिखा। अगर नहीं लिखा तो आप अजम्पशन नहीं ले सकते कि ये फॉर कैश है। देखो, एक चैप्टर हम पढ़ेंगे जर्नल, वहाँ पे मैं आपको रूल्स पढ़ाऊंगा कि कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन परचेज या सेल की वो क्रेडिट बेसिस पे या कैश बेसिस पे है। सर थोड़ा तो आज बता दो। चलो बताता हूँ, 2 मिनट में बताता हूँ। मान लो किसी ट्रांजैक्शन में स्पेसिफिकली वो बोल दे कि परचेज गुड्स फॉर कैश या सोल गुड्स फॉर कैश, कैश ट्रांजैक्शन है, नो डाउट, ठीक है? यस और नो? हाँ सर, जब लिख ही दिया फॉर कैश तो कैश ट्रांजैक्शन ही है। सेकंड, अगर वो ट्रांजैक्शन ऐसे लिखे, सोल गुड्स टू मिस्टर एक्स, सोल गुड्स टू मिस्टर एक्स ऑफ ₹10,000, ऑफ ₹10,000 फॉर कैश, यानी पार्टी का नाम भी दे दिया, मिस्टर एक्स को सेल किए, कितने में सेल किए, 10,000 में सेल किए, और साथ में फॉर कैश भी लिख दिया। इसका मतलब कैश ट्रांजैक्शन है, नो डाउट। क्लियर है ना? यस सर। सर फर्स्ट में और सेकंड में डिफरेंस क्या था? फर्स्ट में पार्टी का नाम नहीं बताया था, हमने लिखा था सोल गुड्स फॉर कैश या परचेज गुड्स फॉर कैश। सेकंड में पार्टी नेम भी था मिस्टर एक्स, और ये भी लिखा था कि फॉर कैश हमने सेल किया या फॉर कैश हमने परचेज किया, तो वो कैश परचेज या कैश सेल है। अब थर्ड पॉइंट, सोल गुड्स टू मिस्टर एक्स, सोल गुड्स टू मिस्टर एक्स ₹20,000, मिस्टर एक्स को 20,000 के गुड्स हमने सेल किए। अब यहाँ पर ये नहीं लिखा फॉर कैश, केवल पार्टी नेम गिवन है, ये साइलेंट है कि वो कैश बेसिस पे है या क्रेडिट बेसिस पे है। तो ऑलवेज अज्यूम दिस ट्रांजैक्शन इज ऑन क्रेडिट बेसिस, वो क्रेडिट बेसिस पे है। बात आ गई समझ में? यस सर। यही 3 रूल्स हैं जो हम जर्नल चैप्टर में भी पढ़ेंगे, यही 3 रूल्स हैं, इसमें और कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने पारुल ट्रेडर्स को 7000 की कॉस्ट के गुड्स सेल किए हैं, तो गुड्स में से यानी स्टॉक में से 7000 लेस कर दो, और क्योंकि पारुल ट्रेडर्स को सेल किए हैं तो यहां पर आ गए आपके डेटर्स, क्योंकि क्रेडिट बेसिस पे है। हाँ सर, तो 9000 में सेल किए तो 9000 से डेटर्स रेज हो गए। प्रॉफिट हुआ कितने का? 2000 का, 2000 कैपिटल में ऐड कर दो। आ गया पॉइंट समझ में? यस सर। ये थी आपकी ट्रांजैक्शन नंबर 4। न्यू इक्वेशन कैलकुलेट कर लेते हैं।
75,000 प्लस 43,000 प्लस 10,000 प्लस 9,000 इज इक्वल टू 127,000 प्लस 10,000। नेक्स्ट पॉइंट है पेड कार्टेज 100 रुपीज। सर कार्टेज क्या होता है? कार्टेज क्या होता है बेटा? माल को एक जगह से दूसरे जगह पे भेजने के लिए जो खर्चे किए जाते हैं उसको बोलते हैं कार्टेज, उसको बोलते हैं कार्टेज। क्लियर है? तो ये एक्सपेंस हो गया, हमारा एक्सपेंस हो गया। तो 100 रुपीज़ कार्टेज पे किया तो कैश गया 100 रुपीज़, और 100 रुपीज़ से हमारे एक्सपेंसेस बढ़े, एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो प्रॉफिट कम होंगे, प्रॉफिट कम होंगे तो कैपिटल कम होगी। बोलो बात आगे समझ में? Yes, sir. ये हो गया आपका 74,900, ये 43, 10, 9, ये हो गया 1,26,900 प्लस 10,000। नेक्स्ट है आपकी ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है आपकी कैश पेड टू आरके फर्नीचर इन फुल सेटलमेंट 9,700। मुझे बताओ आरके फर्नीचर को ड्यू कितने थे? सर 10,000 ड्यू थे। यस और नो? थे ना? Yes. Yes. वो कह रहा है पेड कैश टू आरके फर्नीचर 9,700 इन फुल सेटलमेंट। इन फुल सेटलमेंट का मतलब होता है बेटा कि 9,700 का ही पेमेंट करके ये मान लिया गया कि हमने 10,000 का पेमेंट कर दिया। यानी कैश तो हमने दिया 9,700, लेकिन ये मान लिया गया कि जो ड्यूज थे आरके फर्नीचर को वो फुल्ली सेटल हो गए। नाउ आरके फर्नीचर will not demand any money from us in future। तो 300 रुपए का बेनिफिट हो गया ना हमें? यस और नो? Yes, sir. 300 रुपीज का हमें बेनिफिट हो गया ना। इस बेनिफिट को हम बोलते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड। बोलो बात आगे समझ में? Yes, sir. अगर मान लो क्रेडिटर को ड्यू है 50,000 और हमने उसको पेमेंट किया 48,000 का, और सामने वाली पार्टी सप्लायर या क्रेडिटर में कह रहा है कि ट्रीट द सेम एज फुल्ली सेटल्ड, नाउ वी विल नॉट डिमांड एनी मनी फ्रॉम यू इन फ्यूचर। यानी 2,000 का हमें बेनिफिट हुआ, 48,000 का पेमेंट करने से ही 50,000 की क्रेडिटर्स की लायबिलिटी सेटल हो गई फुल्ली। लेकिन ध्यान रखना ट्रांजैक्शन में वो इन फुल सेटलमेंट लिखेगा तभी मानेंगे इस चीज को। इन फुल सेटलमेंट नहीं लिख रहा। अगर केवल ये लिखा होता पेमेंट मेड टू आरके फर्नीचर रुपीज 9,700, अगर ये नहीं लिखा होता इन फुल सेटलमेंट, तो ये मानते कि 300 रुपीज फ्यूचर में पे करेंगे। क्लियर है ना? Yes, sir. तो यहां पर जितना पेमेंट किया 9,700 कैश में से लेस कर दो। यहां पर क्रेडिटर्स फॉर फर्नीचर 10,000 से डाउन हो गया, और क्योंकि हमें 300 रुपीज के प्रॉफिट हुए, कैपिटल रेज हो गई 300 रुपीज से। बोलो बात आगे समझ में? Yes, sir. न्यू इक्वेशन बना लो। 74,900 माइनस 9,700, ये 00 आ गए 2, और 74 माइनस 9 65,200 प्लस 43,000 प्लस 10,000 प्लस 9,000 इज इक्वल टू 1,27,200 प्लस 0। ट्रांजैक्शन नंबर 7th। नेक्स्ट कैश सेल्स 10,000 की कॉस्ट के गुड्स आपने 12,000 रुपीज के अंदर सेल किए हैं। 10,000 की कॉस्ट के गुड्स आपने 12,000 रुपीज में सेल किए हैं। तो 12,000 रुपीज तो कैश में ऐड कर दूंगा। यस और नो? हाँ सर। Yes, sir. ये तो आप कैश में ऐड कर दोगे, और स्टॉक का कौन सा कॉलम था? सेकंड कॉलम सर स्टॉक का था। तो माइनस 10,000 स्टॉक में से लेस कर दोगे। प्रॉफिट हो गया 2,000 का, कैपिटल में ऐड कर दोगे।
न्यू इक्वेशन 65 प्लस 12 77,200 प्लस 33,000 का स्टॉक रह गया, 10,000 का फर्नीचर था, 9,000 के डेटर्स थे, 1,29,200 कैपिटल और लायबिलिटीज नील। नेक्स्ट रेंट रिसीव्ड 4,000 का रेंट रिसीव किया प्लस 4,000, और क्योंकि रेंट रिसीव किया है तो प्रॉफिट इंक्रीज हुए, कैपिटल इंक्रीज हुई। बोलो बात आ गई समझ में? यस सर। अब मैं न्यू इक्वेशन नहीं बना रहा, लास्ट पॉइंट कराता हूं। कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, हमने 3,000 के कैश विड्रॉ किए पर्सनल यूज के लिए, तो -3,000 करूंगा और -3,000 ही क्योंकि ड्राइंग्स हो गई तो कैपिटल में से लेस भी करोगे। बोलो बात आ गई समझ में? यस सर। ये मैंने न्यू इक्वेशन वाला स्टेप स्किप कर दिया है क्योंकि आप लोगों का टाइम ओवर हो रहा है, इसलिए क्वेश्चन हम जल्दी करेंगे। अब ये आपकी हो गई फाइनल इक्वेशन। तो 77 प्लस 4 माइनस 3 यानी प्लस 1,000 ही तो होगा, 78,200 प्लस 33,000 स्टॉक, 10,000 फर्नीचर, 9,000 डेटर्स, कैपिटल हो गई 1,30,200 और लायबिलिटी 0। तो यहाँ का टोटल तो क्या है 130,200, यहाँ का टोटल भी चेक कर लो। 78 प्लस 33 81 91 101 111 111 प्लस 9 120 130 200। टैली हो रहा है? यस सर। तो बेटा अप टू इलिस्ट्रेशन नंबर 5th हमने कंप्लीट कर लिया है। ये 3 इलिस्ट्रेशंस, इलिस्ट्रेशन नंबर 3rd 4th एंड 5th, ये आपका होमवर्क है, ये आप करोगे। सॉल्यूशन नहीं देखोगे, चीज़ें आप समझ चुके हो क्लास के अंदर। अब सॉल्यूशन देखे बिना आपको ये क्वेश्चंस अपने क्वेश्चन आंसर रजिस्टर के अंदर कंप्लीट करते हैं। अगर कोई डाउट हो तो कल की क्लास के अंदर टेकअप करेंगे। क्लियर है बेटा? ओके सर। ठीक है ना? होने को इलिस्ट्रेशन नंबर 6 में आपको होमवर्क में दे सकता था, लेकिन वहाँ पर एक पॉइंट आपको परेशान करेगा, इसलिए अभी नहीं दे रहा। हो सकता है कल मैं आपको दूसरा होमवर्क दूंगा। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर। वेलकम बेटा, वेलकम।